बस मेरे कई रूप हैं। राजनीतिक रूप तो सर्वविदित है, पर मैं एक आध्यात्म व्यक्ति हूँ। दुर्भाग्य से राजनीति में हूँ, एक्सीडेंटली राजनीति में हूँ। राजनीति मेरी दुनिया नहीं है। मेरा आध्यात्म दृष्टि से मुख्यालय ऋषिकेश है, नंबर 2 में हरिद्वार है। तो क्योंकि कुंभ नगरी हरिद्वार में पूर्ण महाकुंभ पड़ने वाला है, उसी की व्यवस्था देखने के लिए मैं हरिद्वार गया था। आवश्यक निर्देश दे के लौट रहा था। महाराज श्री से हमारा बहुत प्रेम है, अगाध स्नेह है। इनका आदेश हुआ तो इधर दर्शन देते हुए जाएं, तो मैंने कहा नहीं, मैं दर्शन करता हुआ जाता हूं। इसी दृष्टि से आज मेरठ से होकर निकलना हुआ। आप लोग मिल गए, आपका धन्यवाद। महाराज जी, आपने कहा कि दुर्भाग्य से राजनीति में हुई। राजनीति में होना भी तो सौभाग्य है, दुर्भाग्य कैसे हो गया? नहीं, संत को कहा सी करी सो काम, आवत जात पनैया टूटे बिसर जात हरि नाम। संत को कहा सी करी सो काम। ये कपड़े राजनीति के लिए नहीं रंगे थे, ये तो साधना करने के लिए गिरकंदरा में, हिमालय में, हरिद्वार में, ऋषिकेश में साधना करने के लिए कपड़े 9 वर्ष की उम्र में रंगे थे। लेकिन फिर राम मंदिर का एक लगा नशा कि राम मंदिर बनना चाहिए, धारा 370 हटना चाहिए, वगैरह वगैरह, हिंदू का सम्मान बढ़ना चाहिए। उस दृष्टि को लेकर के राजनीति में कूदना पड़ा। अब ये भगवान की, राम की कृपा कहूँ, प्रभु की कृपा कहूँ, गंगा मैया की कृपा कहूँ, जिन मान बिंदुओं को लेकर मैं राजनीति में आया था, मोदी जी, अमित शाह और योगी जी की मेहरबानी से और सुप्रीम कोर्ट की कृपा से वो सारे के सारे मुद्दे हल हो गए, तो मेरा राजनीति में आना सफल हो गया। अब लगता है कि ठीक है, राजनीति में आया तो कोई गलती नहीं की। अगर ये सब काम करके नहीं जाता तो शायद मैं अपने को ठगा हुआ महसूस करता। महाराज जी, राजनीति में अब आपने बताया कि सारे मुद्दे जो भी आपको काम करने थे हल हो गए हैं, तो आगामी मुद्दा क्या होगा चुनाव के लिए? वही तो मैं सोच रहा हूँ, चुनाव के मुद्दा तो विकास है। चुनावी मुद्दा राम जन्मभूमि चुनावी मुद्दा नहीं था, धारा 370 चुनावी मुद्दा नहीं था। ये राष्ट्र की अस्मिता के प्रश्न थे। चुनाव के मुद्दा तो केवल विकास है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये चुनावी मुद्दा है। और राष्ट्र सर्वोपरि है, ये चुनावी मुद्दा है। तेरा वैभव अमर रहे माँ हम दिन चार रह न रहें, ये राष्ट्र की अस्मिता की रक्षा, ये चुनावी मुद्दा है। हम लोग राष्ट्र की राजनीति करते हैं, परिवार की राजनीति नहीं करते। ये बाप और बेटे की पार्टी नहीं है, माँ और बेटे की पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है, जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास साथ में लेके चल रही है। उसका परिणाम देखने के लिए मिल रहा है। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, सब मोदी के मुरीद हैं, मोदी के साथ खड़े हैं। किसान आंदोलन चल रहा है, इसको क्या करें? अब मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ, बहुत चिंतन कर रहा हूँ। इस हिंदुस्तान में केवल सरदार ही किसान है, कोई और भी किसान है? बहुत बड़ा देश है। इस देश में सारी गाड़ियां लगभग पंजाब से आ रही हैं, जा रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं। और जितना उत्पात हो रहा है वो सिंधु बॉर्डर पर हो रहा है। मैं सारे देश में जाता हूँ, मुझे तो कहीं किसान तो खेत में काम करता हुआ मिल रहा है, कहीं किसान आंदोलित नहीं दिखाई दे रहा। फिर भी तथाकथित किसान जो भी आंदोलित हैं, हमारी सरकार, हमारे कृषि मंत्री, हमारे मोदी जी, हमारे अमित शाह, सबने कहा टेबल पर बैठिए, आइए बात करिए। हम बात करने के लिए तैयार हैं। या तो हम आपको संतुष्ट कर देंगे या आप हमें संतुष्ट कर दीजिए। आप हमें संतुष्ट कर देंगे तो हम परिवर्तन कर लेंगे, नहीं तो हम आपको संतुष्ट कर ही देंगे। तो केवल नारेबाजी करना, देश को गाली देना, मोदी को गाली देना, केवल बिल वापस ले लीजिए हम सुनेंगे ही नहीं, ये तो समझने से परे की बात है। महाराज जी, अगला कदम क्या होगा समाज सुधार के लिए, क्या है अगला? अब मैं तो समझता हूँ, हम तो जो बिंदु लेकर के चले थे, मोदी जी ने सबको पूरा कर दिया, तो बेरोजगार जैसे हो गए हम। अब क्या करें, क्या नहीं करें। तो हमने अभी एक मुद्दा छेड़ा है कि देश का विभाजन हुआ तो पाकिस्तान में 5 करोड़ हिंदू था, आज वहाँ पर 50 लाख हिंदू भी नहीं रहा है। हिंदुस्तान में 2 करोड़ मुसलमान था, जिसने कहा हिंदुस्तान हमारा है, हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, हिंदुस्तान में रहेंगे। पर आज हिंदुस्तान 32 करोड़ मुसलमान। तो हमारी राष्ट्र हित में यह सरकार से मांग है और मुस्लिम भाइयों से भी मांग है। आपके मेरठ में बैठ करके हम मांग कर रहे हैं मुस्लिम भाइयों से, बड़े हृदय का परिचय दें, हिंदू बड़ा भाई, मुस्लिम छोटा भाई। तो अल्पसंख्यक का दर्जा जो मुसलमान का है वो समाप्त होना चाहिए। जो 32 करोड़ हो गया वो अल्पसंख्यक हो नहीं सकता। महाराज जी, अब धार्मिक स्थलों के रखरखाव के लिए, धार्मिक स्थलों की देखरेख के लिए अध्यादेश लाने की तैयारी चल रही है। आज योगी
अच्छी बात है। योगी जी बहुत समझदार हैं, और जब जब मुख्यमंत्रियों की गणना हुई है तो मोदी योगी जी का नाम प्रथम आया, सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्रियों में आया है। तो चाहे तो वो लव जिहाद के खिलाफ में कानून लाए हो, अब धर्म स्थान के बारे में सोच रहे हैं, तो धर्माचार्य हैं, धर्म स्थान के बारे में सोचेंगे, अच्छी बात है, हम स्वागत करेंगे। तो किसान है महाराज जी, डीसी गेट पे जो बैठे हुए हैं उनको आप क्या सलाह देंगे? और कभी कभी तो ऐसे पोस्टर भी चर्चा का विषय बने हैं जो देश विरोधी भी रहे हैं, चाहे वहाँ पर देखिए, किसान ने हमसे किसान कल्याण निधि मोदी से मांगी नहीं थी। माननीय मोदी जी ने किसान कल्याण निधि के 6,000 रुपया अपनी इच्छा से दिया। सांसद निधि है, विधायक निधि है, प्रधान की निधि भी है, तो किसान का भी सम्मान बढ़ना चाहिए। तो यदि मोदी किसान के हितैषी न होते तो किसान कल्याण निधि का सृजन नहीं करते। 50% जब नुकसान होता था आपदा में, तब नुकसान माना जाता था। मोदी जी ने कहा नहीं, अगर 33% 30% नुकसान भी होगा, उसके बाद हम उसे नुकसान मानेंगे और उसके मुआवजा उसको देने वाले हैं। और गरीबों के लिए, किसानों के लिए, गांव में रहने वाले लोगों के लिए 38 करोड़ प्रधानमंत्री जन धन योजना के खाते खुलने का सपना मोदी जी ने देखा। घर घर में शौचालय खुलवाने का सपना ये मोदी जी का था। 2022 के अंत तक हर सर के ऊपर छत होगी, ये सपना मोदी जी साकार करने वाले हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ, मोदी जी अगर किसानों के हितैषी नहीं हैं या भाजपा किसानों की हितैषी नहीं है, तो हिंदुस्तान में फिर कोई किसानों का हितैषी नहीं हो सकता। इस देश में वो भी तो प्रधानमंत्री था जो ये कहता था कि हम तो बिहार में, पटना में 100 रुपये भेजते हैं, 85 तो रास्ते में खर्च हो जाते हैं, वहाँ 15 पहुँचते हैं, और मोदी जी 2000 का बटन दबाते हैं, 2000 खटाक से खाते में पहुँचते हैं, और गांव का किसान नाचता है, आ गए आ गए आ गए। तो ये जो क्रांति आई है किसानों के हित में, इतनी बड़ी क्रांति हिंदुस्तान में कभी नहीं आई। तथाकथित किसान का अब विश्लेषण आप करिए, मैं एक राजनीतिक दल से आता हूँ, किसी के ऊपर टिप्पणी करूँ उचित नहीं लगता, पर मुझे लगता है मैं 2-2.5 बीघा जमीन का जोता हूँ। किसान कोई आधा बीघा है, कोई 2 बिस्वा है, कोई 3 बीघा है, कोई 4 बीघा है। आप गांव में सर्वे कर लीजिए ना, ये कैमरा लेके चले जाइए। किसान तो गांव में खेत में काम कर रहा है, और गांव में खेत में काम करने वालों से बात करने के बाद फिर यूपी बॉर्डर पर चले जाइए, वो कहाँ के किसान है, फिर सिंध बॉर्डर पर चले जाइए। इसका विश्लेषण आप करेंगे, मैं नहीं करूंगा। आप गांव के किसानों से बात करिए, खेत खलिहान में काम कर रहे हैं, फिर आप उनसे बात करिए, जो चाहे यूपी बॉर्डर पर बैठे हैं, चाहे सिंध बॉर्डर पर बैठे हैं, फिर आपको पता चल जाएगा असली किसान कौन है, नकली किसान कौन है। जी, मेरी दृष्टि में, मैं राकेश टिकैत के पिताजी के साथ भी मैंने काम किया है, राकेश भी मेरे साथ रहे हैं। राकेश एक नेता हैं, किसान का एक है। हर एक लोगों की राजनीतिक दल है, वो भी एक दल के नेता हैं। तो एक अच्छे नेता हैं राकेश टिकैत, और वो राजनीति कर रहे हैं, उनका कर्तव्य बनता है राजनीति करना। सलीके से राजनीति कर रहे हैं, एक मुद्दा उनको मिल गया राजनीति करने के लिए। अच्छे नेता ने बयान दिया था राकेश टिकैत जी का बयान चर्चित रहा अभी 2-3 दिन पहले, और उन्होंने मंदिरों के ऊपर मतलब कई उल जलूल बयान उनके मैंने भी पढ़े, लेकिन मैं स्वयं राकेश टिकैत का सम्मान करता हूं, तो मैं कोई छोटी बात नहीं करना चाहता, लेकिन जिस तरीके से उनके बयान आ रहे थे, उस बयान को ये भारत या भारतीय जनता कभी स्वीकार नहीं कर सकती। आप किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ कैसे कर सकते हैं? आप गंगा के ऊपर उंगली कैसे उठा सकते हैं? आप मंदिर पर उंगली कैसे उठा सकते हैं? किसी की आस्था पर उंगली कैसे उठा सकते हैं? किसी पूजा पर उंगली कैसे उठा सकते हैं? आप न करिए, आप हिंदू मत रहिए, आप किसी और धर्म में चले जाइए, कौन रोकता है आपको? लेकिन आप किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ करेंगे, ये देश बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन देश बहुत सहनशील है, क्योंकि किसी ने उनकी इस बात का उत्तर नहीं दिया, या अनसुना कर दिया, या ऐसे समझ लिया हाथी निकलता है, कुछ लोग भौंकते हैं तो भौंकते ही रहते हैं, हाथी उनकी परवाह नहीं करता।